अगर कोई कैंडिडेट टेस्ट को टॉप करता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। एप्लीकेंट्स, आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2021 के अंदर मेल लेक्चरर एंड फीमेल लेक्चरर की बहुत सी सीट्स अनाउंस की हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है 28 मई 2021 और इसके लिए फ़ी पेमेंट का प्रोसीजर भी बताया गया है कि आप जैज़ कैश या इजी पैसा के थ्रू पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो लेक्चरर की 1057 सीट्स अनाउंस हुई हैं, इनमें से 983 सीट्स 983 सीट्स ये जनरल कोटा की हैं, 53 सीट्स माइनॉरिटी कोटा की हैं और 21 सीट्स डिसेबल कोटा की। और सब्जेक्ट वाइज इनकी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे गिवन है टेबल के अंदर। एज लिमिट जो है वो 21 से 30 इयर्स के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। कुछ कैटेगरीज़ के लिए एज रिलैक्सेशन भी गिवन है जो कि आगे इंस्ट्रक्शंस के अंदर मौजूद है, तो आप उन्हें भी साथ साथ देखें कि अगर आपको कोई रिलैक्सेशन चाहिए तो अगर आप उन कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तो फिर आप वो क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैथमेटिक्स की जो सीट्स अनाउंस हुई हैं, इनमें मेरिट की 21 हैं, ज़ोन 1 के लिए 14 हैं, ज़ोन 2 की 13, ज़ोन 3 की 13 है, ज़ोन 4 की 10 है, ज़ोन 5 की भी 10 है और टोटल 81 सीट्स हैं। ये जनरल कोटा के अंदर हैं। इसी तरह बाकी कोटाज़ जो हैं वो भी यहाँ पे डिफाइंड हैं। सिमिलरली अगर आप देखें तो 843 फ़ीमेल लेक्चरर्स की सीट यहाँ पे अनाउंस की गई हैं, जिनमें से 784 जनरल कोटा पे हैं, 42 माइनॉरिटी कोटा पे और 17 डिसेबल कोटा पे। यहाँ पे भी अगर आप मैथ्स को पार्टिकुलरली देखें तो जनरल कोटा के अंदर 9 ओपन मेरिट पे हैं, 7 ज़ोन 1 के लिए, 6 ज़ोन 2 के लिए, 6 ज़ोन 3 के लिए, 4 ज़ोन 4 के लिए और 4 ही ज़ोन 5 के लिए हैं। टोटल 36 सीट्स हैं जनरल कोटा के अंदर। इसी तरह अगर माइनॉरिटी कोटा या डिसेबल कोटा के लिए आप एलिजिबल हैं तो उस हिसाब से आप सीट्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने का मतलब है वो ये है कि हमने यहाँ पे अप्लाई करने के बाद प्रिपरेशन तो आप जिस तरीके से करेंगे उसके लिए तो बाद में वीडियो आएगी, लेकिन कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कौन कौन सी चीज़ें आपकी सिलेक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पे ये नोमेनक्लेचर देखने के बाद आगे कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें आप साथ ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करें। तो इसमें आपको मुख्तलिफ़ रूल्स पता चलेंगे, लेकिन आज हमारा जो मेजर फोकस है वो है जो KPK पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेक्शन के लिए रेगुलेशंस हैं, उनमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पहले पता होने चाहिए। तो हम सबसे पहले उन पॉइंट्स को देखते हैं। लेक्चरशिप की प्रिपरेशन के लिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है KPPSC रेगुलेशंस 2017 के कुछ रूल्स को अंडरस्टैंड करना, जिससे आपको ये पता चलेगा कि लेक्चरशिप के लिए जब आप अप्लाई करते हैं और उसमें अपेयर होते हैं तो आपने किस रेस में से आगे बढ़ना है और दूसरों को बीट करना है। यहाँ पे इन रूल्स को देखते हुए कुछ आपकी वीकनेसेस भी आपके सामने आ जाएंगी और कुछ आपकी स्ट्रेंथ्स भी आपके सामने आ जाएंगी और आप वहाँ से बड़े अच्छे तरीके से ये डिसाइड कर सकेंगे कि आपका क्या रोड मैप होना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए और इसके डिफरेंट इवेंट्स के लिए। तो मेरे पास ये KPPSC रेगुलेशंस 2017 की अपडेटेड कापी है अप टू 23 जून 2020। ये जो कॉपी है, जब भी लेक्चरशिप की पोस्ट आएँ तो आपने देखना है कि क्या ये इससे आगे अपडेट हुई है। अगर अपडेट हुई है तो क्या अपडेट थी और उसे फिर आपने माइंड में रखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो मैं यहाँ पे KPPSC कि जो रेगुलेशंस हैं इसमें पेज नंबर 17 पे इसके पार्ट 7 पे आया हूँ, जिसमें मार्किंग सिस्टम के बारे में कुछ रूल्स बताए गए हैं। तो मैंने कुछ रूल्स जो लेक्चरशिप की पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए हैं। अगर इसके अलावा किसी रूल के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
तो मैं यहाँ वन बाय वन ये आपके साथ डिस्कस करता हूँ जो हाईलाइट किए हुए हैं। इसमें जो पहला रूल है, रूल ए, उसमें कहा गया है मार्किंग इन द केस ऑफ पोस्ट्स filled other than through a prescribed syllabus based examination shall be made by scoring out of 100 marks to be distributed between the academic achievement of the candidates, screening test and the interview as given below। तो जहाँ पे आपके सिलेबस बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं होते पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो आपकी जो मेरिट बनता है वो आउट ऑफ 100 मार्क्स बनता है। तो लेक्चरशिप की ये जो सीट्स अनाउंस हुई हैं, इसके लिए भी पब्लिक सर्विस कमीशन ने कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया कि इसमें से आपका पेपर बनेगा, बल्कि यहाँ पे आपकी जो सिलेक्शन होगी वो इन पैरामीटर्स पे होगी कि आउट ऑफ 100 मार्क्स में से आपका मेरिट बनेगा। यहाँ पे अब इसकी डिटेल कुछ इस तरह है कि उन 100 मार्क्स की डिवीजन ऐसे होगी कि एकेडमिक रिकॉर्ड जो आपका है उसके 20 मार्क्स होंगे, डिस्टिंक्शन फॉर स्टैंडिंग फर्स्ट इन बोर्ड यूनिवर्सिटी इसके 4 मार्क्स होंगे, हिफ्ज़ुल कुरान के 3 मार्क्स हैं, हायर रेलिवेंट क्वालिफिकेशन के 3 मार्क्स हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट के 45 मार्क्स हैं, इंटरव्यू के 25 मार्क्स हैं। इन्हें सम अप करें तो आपके टोटल मार्क्स 100 बन जाते हैं। यहाँ पे ये आपके माइंड में रहे कि अभी तो चूँकि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स को छोड़ के, मींस 45 + 25 70 मार्क्स को छोड़ के, आप बाकी जो 30 मार्क्स हैं उनमें से काफ़ी हद तक कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं आउट ऑफ 30। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा साथ आगे डिटेल में देखेंगे तो फिर लास्ट में आप फिर आउट ऑफ 30 कितने मार्क्स बनते हैं उन्हें देख सकेंगे, और फिर आपको यहाँ से ये भी आइडिया हो जाएगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू में आपको किस प्रिपरेशन के साथ जाना चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ आपके माइंड में रहे कि अगर आपके जो प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड है उसमें कहीं किसी डिग्री के अंदर कम मार्क्स हैं, तो ये यहाँ से फाइनल नहीं हो जाता कि आप इस सीट के लिए compete नहीं कर सकते। आप देख लें कि उन चीज़ों की वेटेज इतनी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा वेटेज है स्क्रीनिंग टेस्ट की और इंटरव्यूज़ की। यहाँ पे ये रूल्स डिस्कस करने के बाद मैं आपके साथ कुछ रिज़ल्ट्स भी शेयर करूँगा जो रिसेंटली पब्लिक सर्विस कमीशन में रिकमेंडेशंस हुई हैं, तो उनमें से कुछ पॉइंट्स, कुछ एनालिसिस आपके साथ डिस्कस करूँगा जो आपके बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पे बी रूल के अंदर कहा गया है मिनिमम पासिंग स्टैंडर्ड इन द इंटरव्यू इज़ 60%। तो जो 25 मार्क्स का इंटरव्यू होगा लास्ट में, उसमें से पासिंग मार्क्स 60% हैं। मींस अगर 60% से कम मार्क्स आपके होंगे तो चाहे आपने स्क्रीनिंग टेस्ट टॉप किया हुआ हो, आपने बोर्ड में और यूनिवर्सिटी में पोजीशंस दी हुई हों, एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर आपके 20 आउट ऑफ 20 हों, आप सेलेक्ट नहीं होंगे। और 25 मार्क्स में से उसके 60% मार्क्स कितने हैं, वो हैं 15 मार्क्स। तो आपके इंटरव्यू में 15 या 15 से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, तब आप सिलेक्शन के अहल हो सकते हैं। इसके बाद जो पॉइंट डी है, इसमें कहा गया है इन केस ऑफ नॉन प्रोफेशनल पोस्ट्स लास्ट 4 बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। फॉर एग्जांपल, in the case of lecturer, the marks obtained in master's, bachelor's, intermediate and matric examination will be taken into account। तो जब आप लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एकेडमिक रिकॉर्ड बनेगा, जिसे हम लास्ट में डिस्कस भी करेंगे, आपको कंप्यूट करके बताया भी जाएगा, तो वो जो 20 मार्क्स होंगे उसमें कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशंस कंसिडर की जाएंगी, आपकी मास्टर्स, आपकी बैचलर्स, इंटरमीडिएट एंड मैट्रिक। जिन स्टूडेंट्स ने बीएस किया हुआ है तो बैचलर्स एंड मास्टर्स की जगह उनके बीएस के मार्क्स नहीं बल्कि उनका सीजीपीए, वहाँ से उनकी परसेंटेज के लिए कैलकुलेट की जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट ई है उसमें कहा गया है डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 0.5 एंड अबव शैल बी कंसिडर्ड 1 मार्क्स while less than that shall be ignored. To elaborate, a candidate scoring 19.5 marks shall be considered to have scored 20 marks। तो ये चीज़ माइंड में रखें कि जब आप एकेडमिक रिकॉर्ड कैलकुलेट करेंगे आउट ऑफ 20, तो वो यूजुअली फ्रैक्शन की फॉर्म में आता है। तो उसमें जो फ्रैक्शन के अंदर डेसिमल होगा वो अगर 0.5 या 0.5 से बड़ा होगा
तो उस केस में आपको जो ग्रेटर नियरेस्ट इंटीजर है वो नंबर मिल जाएगा, अदरवाइज़ आपको लेसर इंटीजर मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एकेडमिक रिकॉर्ड कैलकुलेट करते हैं और आपके पास आउट ऑफ 20 मार्क्स आते हैं 13.3, तो ये 13 कंसिडर होंगे, ना कि 14। अगर आपके मार्क्स होते हैं 13.5 तो 13.5 14 कंसिडर होंगे। सिमिलरली 13.65 भी 14 कंसिडर होंगे। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है। इसके बाद जो रूल है नेक्स्ट, वो आयथ रूल है, जिसमें कहा गया है डिस्टिंक्शन मार्क्स shall be allowed for standing first in board university examination. The entitlement of distinction marks shall be 1 mark for each countable examination and shall be subject to the condition that the examination was passed by obtaining 60% means grade B. तो यहाँ ये चीज़ माइंड में रखनी है आपने कि चूँकि लेक्चरशिप के केस में लास्ट 4 आपके पास क्वालिफ़िकेशंस हैं वो कंसिडर होंगी, इसलिए अगर आपकी किसी क्वालिफ़िकेशन के अंदर बोर्ड में या यूनिवर्सिटी के अंदर पोजीशन है तो आपको उसका 1 नंबर मिलेगा। तो इसीलिए डिस्टिंक्शन फॉर स्टैंडिंग फर्स्ट के टोटल मैक्सिमम 4 मार्क्स हैं। उनमें से अगर किसी की कोई फ़र्स्ट पोजीशन है, और साथ कंडीशन ये भी है कि फ़र्स्ट पोजीशन के साथ आपकी जो मार्क्स हैं वो 60% से ऊपर होने चाहिए, 60% या 60% से ऊपर, तो तब आपको डिस्टिंक्शन के मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीज़ भी आप साथ कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिस्टिंक्शन आपकी कितनी है और आपको आउट ऑफ 4 कितने मार्क्स मिल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो रूल है उसमें कहा गया है द मार्क्स रिजर्व्ड फॉर हायर रेलिवेंट क्वालिफिकेशन शैल बी अवॉर्डेड एट द रेट ऑफ 1 मार्क फॉर ईच हायर रेलिवेंट डिप्लोमा और डिग्री हैविंग 1 year ड्यूरेशन। हाउएवर फॉर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी मीन्स PhD एंड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस 2 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड। यहाँ पे आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि जो आपकी हायर रेलिवेंट क्वालिफ़िकेशन है, चूँकि लेक्चरशिप के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मास्टर्स है, तो मास्टर्स से ऊपर जो क्वालिफ़िकेशंस होंगी वो हायर क्वालिफ़िकेशंस होंगी, लेकिन रेलिवेंट होनी चाहिए, मींस आपके सब्जेक्ट से रिलेट करती हों। तो उनकी मिनिमम ड्यूरेशन 1 year होनी चाहिए। मीन्स अगर किसी ने 6 months का डिप्लोमा किया हुआ है तो वो उससे यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकता। तो आपकी जो हायर रेलिवेंट क्वालिफ़िकेशन होगी वो मिनिमम 1 year ड्यूरेशन की होनी चाहिए, और उसके अगेंस्ट आपको एक हायर रेलिवेंट क्वालिफ़िकेशन के अगेंस्ट 1 नंबर मिलेगा। लेकिन PhD अगर आपने की हुई है तो PhD के अगेंस्ट आपको 2 नंबर मिलेंगे। ये चीज़ आपने क्लियर कर लेनी है पहले। इसके बाद नेक्स्ट रूल है जिसमें कहा गया है कि marks for Hifzul Quran will be awarded by member in charge after having tested the proficiency of the candidate during the interview। तो जो हिफ्ज़ुल कुरान बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे उनका हिफ्ज़ुल कुरान का टेस्ट होगा, और उन्हें वहाँ से फिर जो मेंबर उस कमेटी के जो मेंबर हैं वो आउट ऑफ 3 मार्क्स कितने मार्क्स देते हैं, ये पॉसिबल है 3 नंबर भी मिल सकते हैं, 3 में से 3 भी, 3 में से 2 भी मिलते हैं, 3 में से 1 भी, और 0 नंबर भी मिल सकते हैं। इसलिए आप यहाँ से ये माइंड में ना रखें कि अगर हिफ्ज़ुल कुरान आपने हिफ्ज़ किया हुआ है तो आपको 3 में से 3 नंबर मिलेंगे। तो ये इससे कम भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी उस टेस्ट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट जो रूल है रूल L, इसमें कहा गया है MCQs पेपर्स ऑफ स्क्रीनिंग एबिलिटी टेस्ट शैल नॉर्मली बी सेट फॉर 100 मार्क्स with 100 questions without any negative marking. The number of MCQs can be increased or decreased if required. The threshold for passing screening ability test shall be securing 20% marks. Beside the MCQs, paper setter verifier shall clarify that the key has been rechecked and found correct. तो इस रूल के अंदर बताया गया है कि अगर आपका स्क्रीनिंग या एबिलिटी टेस्ट होगा तो वो MCQs बेस्ड होगा, और उसमें 100 MCQs होंगे और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और उस टेस्ट को पास करने के लिए जो थ्रेश होल्ड है वो है 20% मार्क्स। मीन्स अगर आपका एग्ज़ाम के अंदर 20 मार्क्स आते हैं तो आपने वो एग्ज़ाम पास कर लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो यहाँ पे
नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये जो अपडेट है, इससे पहले 2018-19 के अंदर जो टेस्ट हुए हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपने उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रूल है, रूल M, उसमें कहा गया है वेयर स्क्रीनिंग एबिलिटी टेस्ट इज़ नॉट हेल्ड अंडर रेगुलेशंस 12A सिलेक्शन शैल बी मेड आउट ऑफ 55 मार्क्स विदाउट एडिंग द 45 मार्क्स रिजर्व फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट। कई केसेस में ऐसा होता है कि जो नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम होती हैं और कैंडिडेट्स की तादाद भी कम होती है, उस केस में भी, और कभी इस तरह होता है कि सीट्स ज़्यादा हों और एप्लीकेंट्स कम हों, तो उस केस में भी पब्लिक सर्विस कमीशन ये इख्तियार रखता है कि वो स्क्रीनिंग टेस्ट या एबिलिटी टेस्ट ना करवाए। तो उस केस में जो सिलेक्शन होगी वो आपकी जो शुरू में रूल A के अंदर 100 मार्क्स थे उनमें से नहीं होगी, बल्कि उसमें से आप स्क्रीनिंग टेस्ट के 45 मार्क्स निकाल दें, तो बाकी जो 55 मार्क्स हैं उन पे टोटल डिपेंड करेगा कि आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं। तो उसमें फिर मेजर पैरामीटर जो है वो इंटरव्यू होता है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो ऑलमोस्ट फिक्स्ड हैं जिसने जितना लिए, लेकिन जो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करता है वो फिर उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। तो ये क्राइटेरिया जो है ये उस केस में होगा जब स्क्रीनिंग एबिलिटी टेस्ट नहीं होता। तो अभी जो सीट्स अनाउंस हुई हैं और जिस तरह से लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके बहुत कम चांसेस हैं। इसके बाद जो लास्ट रूल है इस सेक्शन का, वो है परसेंटेज फार्मूला ऑफ कन्वेंशनल सिस्टम एंड सेमेस्टर सिस्टम शैल बी एज अंडर। कन्वेंशनल का परसेंटेज का फार्मूला तो वो आप यूजली इसे कैलकुलेट करते रहते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। सेमेस्टर सिस्टम में जो आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे वो कुछ इस तरह होगी कि ऑब्टेन्ड CGPA इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल CGPA। इससे जो आंसर आएगा उससे आपने 0.9 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको परसेंटेज मिलेगी सेमेस्टर सिस्टम की। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला है, चूँकि जो भी आप अपने एकेडमिक रिकॉर्ड को कैलकुलेट करेंगे वो परसेंटेज बेस्ड पे आपने उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो अगर आप BS करके आए हैं तो फिर आपने अपने BS की परसेंटेज इस फार्मूला से निकालनी है, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर टोटल CGPA आपका 4 है और आपका GPA कितना है उसमें से CGPA, तो आप उस हिसाब से अपनी परसेंटेज पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर उससे आप पुट करके आउट ऑफ 20 अपने एकेडमिक रिकॉर्ड को कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट्स में पूछिएगा, फिर हम इसे सेपरेटली कैलकुलेट भी कर लेंगे। तो वैसे मैं आपको कन्वेंशनल सिस्टम के लिए इसे कैलकुलेट करके बता दूंगा। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कुछ रिज़ल्ट्स जो रिसेंटली फ़ाइनल रिज़ल्ट्स आए हैं। तो आप देखें कि इन रूल्स के थ्रू वहाँ पे किस तरह से रिज़ल्ट तैयार हुए और कौन से पैरामीटर्स आपकी सिलेक्शन में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो नेक्स्ट आप देखते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे कुछ रिज़ल्ट्स। सो डियर एप्लीकेंट्स, ये हमारे सामने पहला रिज़ल्ट है मेल असिस्टेंट प्रोफेसर फ़िज़िक्स। ये एडवर्टाइजमेंट थी 2018 की, तो ये रिसेंटली इनका रिज़ल्ट आया है। तो इसमें आप अगर देखें तो टोटल जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो 6 हैं। तो अब हम देखते हैं कि उन रूल्स के थ्रू यहाँ पे किस तरह से सिलेक्शन हुई। यहाँ पे आप देखें कि कुछ पॉइंट्स आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा। ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, इसमें यहाँ ये जो 6th मेरिट पे बंदा है यहाँ तक लोगों की सिलेक्शन हुई है, रिकमेंडेशन हुई है। तो अब आप माइंड में रखें कि यहाँ पे 6 तक सेलेक्ट हुए हैं, इससे नीचे 7th सीरियल नंबर पे जो बंदा है उसकी सिलेक्शन नहीं हुई। अच्छा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें तो मेरिट ऑर्डर है, सेकंड कॉलम के अंदर आपके पास एकेडमिक मार्क्स का कॉलम है। तो ये वो जो हमने अभी डिस्कस किया था, आउट ऑफ 20 ये मार्क्स हैं एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर लोगों के, 14, 12, 12, 13। इसी तरह जो टेस्ट हुआ उसकी वेटेज आउट ऑफ 45 यहाँ पे इनके नंबर हैं। हिफ्ज़ुल कुरान के नंबर आप देख लें, यहाँ पे 3 नंबर। इसी तरह आपको यहाँ पे इनका रिज़ल्ट भी मिल गया। हर क्वालिफ़िकेशन के केस में यहाँ पे 1 1 1 1, किसी की हर रेलिवेंट क्वालिफ़िकेशन नहीं थी तो कोई नंबर नहीं है। डिस्टिंक्शन के आप यहाँ पे देख लें,
अगर किसी का कोई नंबर होगा तो यहाँ पे होगा, इंटरव्यू के नंबर देख लें यहाँ पे। अच्छा, तो ये टोटल मार्क्स हैं 67, 66, 66, 65। तो यहाँ पे जो छठे नंबर पे कैंडिडेट है उसके 64 मार्क्स हैं। अब यहाँ से आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। आप देखें कि 7th पोजीशन पे जो बंदा है उसके भी 64 मार्क्स हैं, 8th पे जो है उसके भी 64 मार्क्स हैं, 9th पे जो है उसके भी 64 मार्क्स हैं, 10th है पे जो है उसके भी 64 मार्क्स हैं, 11th पे 63 हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि ये जो 10th तक जो हैं इसके 64 हैं, जबकि 6th पोजीशन वाला जो है उसके भी 64 हैं, तो इन सब की सिलेक्शन क्यों नहीं हुई? ये 6th नंबर पे जो है इसकी सिलेक्शन किस वजह से हुई? तो ये माइंड में रखें कि जब भी आपके इन मार्क्स के अंदर टाई होगा तो उसके बाद नेक्स्ट ये देखा जाएगा कि जो इंटरव्यू हुआ उसमें हाईएस्ट मार्क्स किसके थे, वो बंदा टॉप पे होगा। तो यहाँ पे 6th पोजीशन के ऊपर जो कैंडिडेट है इसके इंटरव्यू में 21 है, जबकि इससे नीचे जो भी 64 मार्क्स वाले हैं उनके इंटरव्यू में मार्क्स इससे कम हैं, इसलिए इससे मेरिट में छठा नंबर मिला। तो जो 7वें, 8वें, 9वें पे हैं इनके इंटरव्यू में कम मार्क्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात ये है कि अगर यहाँ पे इंटरव्यू के मार्क्स में भी टाई आ जाए तो फिर क्या करेंगे? तो उस केस में रूल ये है कि जब इंटरव्यू के मार्क्स में टाई होगा तो उस केस में फिर आपने यहाँ से एज देखनी है कि इन कैंडिडेट्स की एज में सबसे बड़ा कौन है। तो जो सबसे बड़ा होगा वो मेरिट पे टॉप पे होगा। अब अगर 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट्स की एज भी सेम हो तो उस केस में फिर क्या करेंगे? तो फिर हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे रूल है पब्लिक सर्विस कमीशन का वो ये है कि आपने फिर देखना है कि स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर मार्क्स हैं उसमें ज़्यादा किसके हैं। तो जिसके स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर मार्क्स ज़्यादा होंगे तो वो मेरिट में टॉप पे होगा। तो ये जो रूल है इसके थ्रू सिलेक्शन होती है। अब देखें यहाँ पे 6th, 7th, 8th, 9th और 10th पोजीशन पे जो कैंडिडेट्स थे इन सब के सेम मार्क्स थे, लेकिन चूँकि 6th नंबर पे ये जो हैं इनके इंटरव्यू में 21 मार्क्स थे, इसलिए ये मेरिट में बाकियों से ऊपर हैं। एक तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये आपने देखी। दूसरी बात ये है कि आप देखें यहाँ पे ये जो टेस्ट है, टेस्ट के अंदर 45 में से 31, 29, 32, 28, 29, 29 मार्क्स यहाँ पे कैंडिडेट्स ने लिए हैं। तो छठी पोजीशन तक आपको जो हाईएस्ट नंबर नज़र आ रहा है वो 32 है। यहाँ पे आपसे ये रिज़ल्ट शेयर करने का मकसद ये है कि अगर आप टेस्ट टॉप भी कर लें तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी सिलेक्शन हो। आप यहाँ पे देखें, चूँकि इसमें यहाँ पे एक कैंडिडेट है जिसके 34 मार्क्स हैं, 34 मार्क्स हैं, लेकिन ये 10th पोजीशन पे है तो इसकी सिलेक्शन नहीं हुई, जबकि इसके यहाँ पे 64 मार्क्स हैं। अब अगर आप इसके पैरामीटर्स को एनालाइज करें तो इसके इंटरव्यू में 15 मार्क्स हैं, जिसकी वजह से इसकी सिलेक्शन नहीं हुई। अगर इसका एक नंबर भी इंटरव्यू में ज़्यादा होता, 15 आपको मैंने बताया था ये रूल्स डिस्कस करते हुए कि 15 मार्क्स जो हैं ये 60% हैं। अब इसका एक नंबर भी अगर ज़्यादा होता तो ये 6th पे नहीं बल्कि 5th पोजीशन पे चला जाता, तो ये इसकी सिलेक्शन हो सकती थी। तो यहाँ पे ये टेस्ट को टॉप करना ज़रूरी, इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपकी सिलेक्शन होगी। आपको हर एक स्पेसिफ़िक पॉइंट पे काम करना होगा, चाहे वो आपका इंटरव्यू है या वो आपका एबिलिटी टेस्ट है, क्योंकि ये चीज़ें आपके हाथ में हैं। बाकी तो फिक्स नंबर्स हैं जो आप अभी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो है मेल असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, और ये भी 2018 की एडवर्टाइजमेंट थी और रिसेंटली इसका रिज़ल्ट आया है। तो आप यहाँ पे देखें तो इनका जो मेरिट ऑर्डर है इसमें टोटल कितने सिलेक्ट हुए हैं? 7। तो ये आपके पास लास्ट कैंडिडेट है जिनकी सिलेक्शन हुई। इसके बाद आप अगर देखें तो इनसे नीचे भी यहाँ पे 60 आपको 2 कैंडिडेट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जिनके 60 मार्क्स हैं। लेकिन अगेन बात यह है कि इंटरव्यू में
इनके ज़्यादा थे, 21 थे, तो इनकी इसलिए इनकी सिलेक्शन होगी, क्योंकि ये मेरिट में दूसरों से रूल के हिसाब से ऊपर हैं। जबकि आप देखें तो ये जो कैंडिडेट हैं इनकी एज इनकी निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद यहाँ पे अगर टेस्ट में आप देखें तो ये टेस्ट टॉप किसने किया, तो जो आपके पास 7th मेरिट तक हाईएस्ट नंबर हैं वो 31 हैं। तो आप देखें इससे नीचे अगर हम जाएं तो हमें यहाँ पे 13th नंबर पे 32 मार्क्स नज़र आ रहे हैं, जो कि मैक्सिमम मार्क्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस कैंडिडेट ने इस टेस्ट को टॉप किया उसकी सिलेक्शन नहीं हुई। तो इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है कि अगर कोई कैंडिडेट टेस्ट को टॉप करता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि कई मरतबा ये कैंडिडेट्स जब टेस्ट के अंदर अपेयर होते हैं, उनका टेस्ट अच्छा हो जाता है, तो वो इंटरव्यू के लिए अच्छी तैयारी नहीं करते, जिससे इंटरव्यू के मार्क्स उनकी सिलेक्शन ना होने में मेजर रोल प्ले करते हैं। आप देखें तो यहाँ पे ये जो टॉप करने वाले हैं इनके इंटरव्यू में 16 मार्क्स हैं, तो इन 16 मार्क्स की वजह से इनकी सिलेक्शन नहीं हुई। अगर यहाँ से 2 नंबर इनके ज़्यादा होते तो प्रोबेबली इनकी सिलेक्शन हो जानी थी, क्योंकि 61 मार्क्स और ये जो 60 वाले हैं इनकी भी सिलेक्शन हो चुकी है, क्योंकि 7th मेरिट तक सिलेक्शन हुई। इसके बाद नेक्स्ट जो रिज़ल्ट है वो मेल असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस का है। ये भी रिसेंटली रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था, तो ये 2019 की एडवर्टाइजमेंट थी। यहाँ पे ये जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं, 2 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं। ये मैं आपके सामने इनका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपके सामने रखता हूँ। इसमें एकेडमिक मार्क्स 13 हैं, टेस्ट में 32 मार्क्स हैं। तो आप देखें टोटल मार्क्स में पहले नंबर पे जो हैं उनके 63, दूसरे नंबर पे 62 और तीसरे नंबर पे 61 हैं। यहाँ पे ये जो आपके सामने ये जो रिज़ल्ट है, इसमें ये जो 3rd पोजीशन पे हैं, ये मेरे दोस्त हैं, इनसे डिस्कशन भी हुई थी, तो इनके 61 मार्क्स हैं। आप देखें इंटरव्यू में अगर आप देखें तो हाईएस्ट मार्क्स इनके हैं। अब यहाँ पे एक्चुअली अगर इनके 62 मार्क्स होते तो फिर इनकी सिलेक्शन हो जानी थी इनकी निस्बत, क्योंकि इनके इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर हैं। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जब ये इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे इनका एक्सपीरियंस एमएससी के बाद कंप्लीट था और एमफिल इनकी हायर रेलिवेंट क्वालिफ़िकेशन थी, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करते हुए इन्होंने उस वक्त एक गलती कर दी कि इन्होंने एमफिल के बेस पे अप्लाई कर दिया। उसकी वजह से जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उन्होंने इन्हें हायर रेलिवेंट क्वालिफ़िकेशन का 1 नंबर नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने एमफिल की बेस पे ही उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, जिसकी वजह से इन्हें 1 नंबर यहाँ पे नहीं मिला। अगर वो 1 नंबर यहाँ होता तो ये इनकी सिलेक्शन हो जानी थी। ये चीज़ आपके साथ डिस्कस करने का मतलब ये है कि आप जब अभी ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे तो आपने, अगर आपके पास रेलेवेंट हायर क्वालिफ़िकेशन है तो आपने एमएससी की बेस पे अप्लाई करना है, ना कि एमफिल के बेस पे, ताकि जो हायर क्वालिफ़िकेशन है उसके मार्क्स आपको मिल सकें। तो एक एक नंबर आपकी सेक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आई होप आप इन चीज़ों को माइंड में रखेंगे और सही तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और फिर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे।